वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 6 भारती भवन और चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमें दिया गया है संख्याओं की जानकारी। अब देखो, हम लोग पहले संख्याओं को समझते हैं कि किस तरह की संख्याएं होती हैं और इसके बाद इस पे आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिसको हम लोग हल करेंगे। पहला हमें पूछा गया है यहाँ पे कि प्राकृत संख्याएं या इसको प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, प्राकृतिक संख्याएं भी कह सकते हो या प्राकृत संख्याएं भी कह सकते हो। और इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। अब इसको समझते हैं, ये प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहा जाता है। अब गिनती की संख्याएं क्या सब हो सकती है, हम लोग कहां से गिनती स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 से गिनती स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब हम लोग अगर परिभाषा लिखना होगा तो परिभाषा में क्या लिख सकते हैं, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या सब हो जाएगा, अगर इसके उदाहरण की बात करें ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, आगे की ओर पढ़ते चले जाओ, क्योंकि इसका ये जितना भी हमें दिखाई देगा 5 6 7 8 9 10 11 12, आगे बढ़ते जाओ जहां तक आप बच सकते हो अनंत तक। इसका मतलब ये सारे उदाहरण किसके हो जाएंगे, प्राकृत संख्याएं के। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट है आपका प्राकृत संख्याओं का संख्या रेखा या एक किरण पर निरूपण। जैसे मान लो हम लोगों को क्या कहा गया कि प्राकृत संख्या को एक किरण पर अगर निरूपण करना है या संख्या रेखा पर, सपोज करते किरण हम लोग इसको कहते हैं। इसका मतलब एक तरफ जिसका हमें अंत का बिंदु पता है और एक तरफ का अंत हमें ना पता हो, वो किरण बनता है। अब इस पे आपको क्या करना है, निरूपित करना है। हमें क्या करना है, बराबर दूरी पे लेना है। जैसे इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आपसे कोई बिंदु पूछ ले, अगर जैसे आपको कह देगा कि 5 को निरूपित करें, एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं, अगर 5 को निरूपित करेंगे तो अब बताओ कि संख्या रेखा पे 5 कहां दिखाई दे रहा है। अब बोलोगे सर 5 तो इस बिंदु पे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये 5 निरूपित हो गया संख्या रेखा पे। ओके, अब आपको कोई कह दे कि संख्या रेखा पे 12 को निरूपित करें। अब देखो कि संख्या रेखा पे 12 है कहां, अब बोलोगे कि सर यहां है 12, इसका मतलब इस बिंदु को, ये बिंदु क्या आ जाएगा, ये 12 को निरूपित करेगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब जैसे मान लो ये स्टार्टिंग हो रहा है, तो इसको जहां से ये स्टार्ट हो रहा है इसको क्या कर लेंगे, 0 मान लेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला संख्या है पूर्ण संख्याएं। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स, होल नंबर्स। अब पहले ये समझो, प्राकृत संख्याओं के परिवार में अगर शून्य को शामिल कर लिया जाए तब जो संख्या बनेगा, संख्याओं का परिवार बनेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। अब उदाहरण के थ्रू समझो, हम लोग प्राकृत संख्या के बारे में जानते हैं क्या होता है, तो 1 2 3 4 और ये इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं तो ये प्राकृत संख्या बनता है। हमने क्या बताया कि प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल कर लेना है, शून्य भी आ गया। इसका मतलब ये जो उदाहरण हो जाएगा, ये किसका उदाहरण हो जाएगा, ये उदाहरण होगा पूर्ण संख्या का। ये उदाहरण किसका आ जाएगा, पूर्ण संख्या का। ओके, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला टॉपिक है आपका दशमिक संख्या, जिसे लेखन प्रणाली। अब दशमिक संख्या किसको कहते हैं, तो 0 से लेकर के 9 तक की जो संख्याएं होती है उसे हम लोग दशमिक संख्या कहते हैं। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस दुनिया की कोई भी संख्या बनेगी इसी दशमिक संख्या का प्रयोग करते हुए बनेगी, चाहे वो 1 करोड़ बने, 10 लाख बने, 5565 बने। कुछ भी संख्या का अगर निर्माण होगा तो इसी 0 से लेकर के 9 तक के अंकों का इस्तेमाल करके होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका संख्याओं की तुलना। अब संख्याओं की तुलना करेंगे कैसे,
सबसे पहले आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि संख्या की तुलना करने के लिए जैसे हम दो संख्या लिख दिए, एक 5 और एक 8, यहां पे आप देख करके बता सकते हो क्योंकि दोनों के पास क्या है, एक एक अंक है। तो बस हमें यह पता करना है कि 5 बड़ा है या 8 बड़ा है। अब बोलोगे सर 8 बड़ा है। अब इसको समझने से पहले जरा साइन समझ लो। इस साइन को हम लोग क्या कहते हैं, यह साइन बराबर का होता है। इस साइन को हम लोग क्या कहते हैं, यह बड़ा का साइन होता है। और इस साइन को क्या कहते हैं, यह साइन छोटा का होता है। बातें समझ में आ गई। इस साइन को क्या कहेंगे, बराबर, यह आ गया बराबर। और यह साइन क्या होगा, बड़ा। और यह साइन किसका हो गया, यह हो गया छोटा। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हमने आपको बताया कि 5 और 8 में संख्याओं को तुलना करना है। तब एक अंक की संख्या है, डायरेक्ट आप देख करके कह सकते हो कि सर 8 बड़ा है। अब जिस तरफ बड़ा होगा उस तरफ इसका मुंह खुला होगा, जिस तरफ छोटा होगा उस तरफ इसका मुंह बंद होगा। अब इसका मतलब मुंह इस तरफ खुला है, इसका मतलब 8 बड़ा हो गया 5 से। ओके, अब हम एक अंक की संख्या देख लिए। अब दो अंकों की संख्या में अगर आपको तुलना करना हो, जैसे कि हम आपसे पूछ ले 35 और 48 के बीच तुलना करो। 35 और 48 के बीच अगर तुलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। अब ये भी दो अंक की संख्या है, ये भी दो अंक की संख्या है, अंक तो बिल्कुल समान है। अब अंक समान है, हमें क्या करना है, हमें यह चेक करना है कि आपको इतना पता होगा कि पहले को क्या कहा जाता है, इकाई कहा जाता है। दूसरे को क्या कहा जाता है, दहाई कहा जाता है। इसका दहाई कितना है, 3 है, और इसका दहाई कितना है, 4 है। इसका मतलब यह क्लियर हो गया कि 48 बड़ा हो जाएगा 35 से। ओके, अब चलो एक ऐसा कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि एक को मान लो एक 37 है, जैसे मान लो एक 37 है और एक 12 है। अब इसके बीच में कंपेयर करना है। अब 37 बड़ा कि 12 बड़ा, कैसे पता करेंगे। तो पहले को हम लोग कहते हैं इकाई, दूसरे को हम लोग कहते हैं दहाई। यहां पे पहला हो गया इकाई और दूसरा हो गया दहाई। तो क्या चेक करना है, हमें दाहिनी तरफ से पहले को क्या कहते हैं, इकाई, दूसरे को क्या कहते हैं, दहाई, तीसरे को क्या कहते हैं, सैकड़ा, चौथे को क्या कहते हैं, हजार। इसके बाद आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। अब यहां से समझो कि हम दहाई के अंक में यहां पे क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। यहां पे दहाई के अंक पे क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। अब 3 बड़ा या 1 बड़ा, अब बोलोगे सर 3 बड़ा। 3 बड़ा, इसका मतलब 37 बड़ा हो जाएगा 12 से। ये तो 2-3 छोटा मोटा एग्जाम्पल हम आपको बताए हैं। अब अगर जब आपसे पूछा जाएगा आगे संख्या को तुलना करना, तब हम और डिटेल से इसके बारे में आपको बताएंगे। ओके, अब इसी तरीके से कंपेयर करते हैं हम लोग, 4 अंकों की हो, 5 अंकों की हो। अब अगला टॉपिक है आपका आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ता हुआ क्रम, किसी संख्या का बढ़ता हुआ क्रम क्या कहलाएगा, उसको हम लोग आरोही क्रम कहेंगे। या दूसरी भाषा में कहें तो छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, वो कहलाएगा आरोही क्रम। और दूसरा है क्या, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब हुआ कि बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, वो क्या कहलाएगा, अवरोही क्रम। जैसे उदाहरण के लिए समझते हैं, अगर हम आरोही क्रम का उदाहरण लें तो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आगे की तरफ देखो बढ़ता हुआ जा रहा है, छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये उदाहरण हो गया आरोही क्रम का। अब अवरोही क्रम का उदाहरण लेंगे। अगर मान लो कोई एक संख्या है 9, 8, 7, 6, 5, 4, ये क्रम क्या कहलाएगा, इसको हम लोग अवरोही क्रम कहेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, आरोही और अवरोही समझ में आ गया। नेक्स्ट परवर्ती। अब देखो, परवर्ती कहने का मतलब हुआ, यहां पे बताते हैं परवर्ती। परवर्ती संख्या कहने का मतलब यह हुआ कि अगर किसी संख्या में 1 जोड़ेंगे तब जो संख्या प्राप्त होगा उसे परवर्ती की संख्या कहेंगे। ओके, और पूर्ववर्ती कहने का मतलब यह हुआ, पूर्ववर्ती संख्या का मतलब हुआ कि अगर किसी संख्या में 1 घटाते हैं, क्या बन जाएगा, पूर्ववर्ती बन जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम आपसे क्वेश्चन में पूछे कि हमें 5 का परवर्ती बताओ क्या होगा। अब सिंपल संख्या क्या है, 5 है, परवर्ती ज्ञात करना है, उसमें 1 जोड़ देंगे। इसका मतलब 5 और 1 जोड़ने से कितना बनेगा, 6। तो क्या कह सकते हैं कि 5 का परवर्ती 6 होगा।
अब हम आपसे पूछते हैं कि हमें 5 का पूर्ववर्ती बताओ। आप पूर्ववर्ती कहने का मतलब पहले वाला। अब पूर्ववर्ती के लिए क्या करते हैं, संख्या में से एक को घटाते हैं, तो 5 में से एक को घटा लेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। इसका मतलब 4 क्या कहलाएगा, तो 5 का पूर्ववर्ती कहलाएगा। इसका मतलब क्या पता चला कि संख्या से पिछली संख्या को हम लोग पूर्ववर्ती कहते हैं और संख्या से अगली संख्या को हम लोग परवर्ती कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके। अब चलो जैसे एक और एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे मान लो हम आपसे पूछ लें कि हमें 18 का आप परवर्ती बताइए। अब 18 कोई संख्या है और इसका हमने आपसे क्या पूछा, परवर्ती पूछा। तो संख्या में एक जोड़ने से जो संख्या प्राप्त होगा उसे हम लोग परवर्ती कहेंगे। 18 में एक जोड़ने से कितना प्राप्त हुआ, 19। इसका मतलब 19 18 का परवर्ती कहलाएगा। अब हम आपसे क्वेश्चन में पूछ लिए कि हमें 18 का आप पूर्ववर्ती बताइए। पूर्ववर्ती का मतलब एक घटाना है, तो संख्या क्या दिया गया, 18। पूर्ववर्ती ज्ञात करना है तो यहां पे एक माइनस कर दिए, तो 18 माइनस 1 करने पे कितना आ गया, 17। इसका मतलब 18 का पूर्ववर्ती संख्या 17 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया पूर्ववर्ती और परवर्ती का। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अगला टॉपिक में हमसे पूछा गया कि संख्याओं में अंकों का स्थानीय मान। अब स्थानीय मान समझो। स्थानीय मान क्या होता है कि किसी संख्या का जो स्थान का मान होता है उसके मुताबिक उसका स्थानीय मान निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि हम लोग दाहिने तरफ से स्टार्ट करते हैं। इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसके बाद लाख, इस तरफ और आगे चलेंगे तो 10 लाख, इस तरीके से। अब आपको इसके स्थान पे स्थानीय मान निकालना है। अब इकाई का मतलब कितना होता है, इकाई का मतलब 1 होता है। दहाई का मतलब कितना होता है, दहाई का मतलब 10 होता है। सैकड़ा का मतलब कितना होता है, सैकड़ा का मतलब 100 होता है। हजार का मतलब कितना होता है, 1 पे 3 जीरो, हजार बन गया। 10,000 आपको लिखने आता है 10,000, 10 पे 3 जीरो करेंगे, ये 10,000 आ गया। और 1 लाख करने क्या मतलब, 1 पे 1 2 3 4 और 5 करेंगे, ये क्या बन गया, लाख बन गया। अब जैसे हम आपसे उदाहरण के लिए पूछें, उदाहरण के लिए अगर हम पूछें कि 5,776 5,776, जैसे कुछ अलग अलग संख्या ले लो, 776 भी ले सकते हैं, 7 800, आप 753 ले लो। और इसमें हम आपसे पूछें कि इसका स्थानीय मान निकालो। अब बताओ कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा। अगर हम 3 के स्थानीय मान की बात करेंगे तो ये 3 तो संख्या है, लेकिन अस्थायी मान कहने का मतलब क्या, इकाई के स्थान पे 1 है तो संख्या को 1 से गुना करना होगा। इसका मतलब 3 गुने 1, 3 गुने 1 कहने का मतलब कितना हुआ, 3। तो यहां पे 3 का अस्थायी मान कितना हो गया, 3। अब बोलोगे कि सर 3 पहले भी था, 3 अभी भी है, संख्या भी 3 था और ये भी आ गया 3, इसमें क्या बड़ा सा बात हो गया। अब बड़ी बात समझ रहे हैं हमको दहाई से। अब हमने आपको क्या बताया कि दहाई का मतलब 10 होता है, इसका मतलब संख्या कितना है, 8 है। अब 8 को क्या करना पड़ेगा, 10 से गुना करना पड़ेगा, और 8 को 10 से गुना करेंगे तो 80 आ जाएगा। इसका मतलब यहां पे 8 का स्थानीय मान कितना हो गया, 80 हो गया। अब आपको बातें समझ में आ गई। अब हम आपसे पूछेंगे यहां पे 7 का अस्थाई मान ज्ञात करो। 7 का अस्थाई मान ज्ञात करना है। हमने क्या बताया कि यहां पे 7 किसके स्थान पे है, सैकड़ा के स्थान पे है। अब सैकड़ा के स्थान पे है, इसका मतलब 7 को 100 से गुना करना है, और 100 से गुना करेंगे तो 100 गुने 7, ये आ जाएगा 700। ओके, ये तो हमें समझ में आ गया। अब हम आपसे बोलेंगे कि 5 का स्थानीय मान ज्ञात करो। तो 5 का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे तो यहां पे 5 किसके स्थान पे है। अब बोलोगे कि सर 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पे है। अब हजार के स्थान पे है तो 5 को 1000 से गुना कर दो, और 5 को 1000 से गुना करने पे क्या मिला, 5000 मिला। इसका मतलब 5000 क्या कहलाएगा, तो 5 का स्थानीय मान कहलाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बताओ कि अगर किसी भी संख्या का अगर हम आपसे स्थानीय मान पूछ दें, अब बता दोगे। जैसे अगर हम आपसे ये पूछें 8 9 7 6 3 और 2,
हम आपसे ये पूछ लें कि हमें आप 6 का स्थानीय मान बताओगे, कैसे प्राप्त करोगे 6 का स्थानीय मान यहां पे? अब आपको पहले यह चेक करना है कि संख्या किस स्थान पे है। अब बोलोगे सर पहला इकाई, दूसरा दहाई और तीसरा सैकड़ा। अब सैकड़ा के स्थान पे है, अब सैकड़ा के स्थान पे है तो 6 को आप 100 से गुना कर लो, और 6 को 100 से गुना करने पे कितना मिलेगा? 600 मिलेगा। इसका मतलब यहां पे 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? तो 6 का स्थानीय मान 600 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब किसी भी संख्या का अगर स्थानीय मान ज्ञात करना हो तो आप बता सकते हो। अब देखो, एक चीज की चर्चा नहीं की गई है, एक होता है स्थानीय मान और दूसरे को हम लोग कहते हैं जातीय मान। जातीय मान का मतलब यह होता है जो संख्या दिख रहा है वही। जैसे हम यहां पे पूछेंगे 9 का जातीय मान क्या है? 9 है। 3 का जातीय मान क्या है? 3 है। 2 का जातीय मान क्या है? 2 है। याद रखना है कि जातीय मान नहीं बदलता है, स्थानीय मान स्थान के मुताबिक बदलता है। ओके, अब जातीय मान अगर हम 9 का पूछ दें तो 9 ही होगा, लेकिन अगर 9 का हम स्थानीय मान आपसे पूछ दें तो 9 का किसके स्थान पे है? तो 9 जो है वो 10,000 के स्थान पे है, तो 9 गुने 10,000 बराबर 90,000 उसका क्या होगा? स्थानीय मान हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। अगला है बड़ी संख्याएं लिखना और पढ़ना। अब बड़ी संख्याओं को लिखना और पढ़ना, जैसे कि हम इतना बड़ा संख्या ले लिए 3, 8, 7, 6, 5, 4, इतनी बड़ी संख्या है। अब इसको ये हमने लिख दिया, अब लिख तो देंगे ऐसे, लेकिन अगर हम कॉमा लगा के लिखें तो और ज्यादा अच्छा होगा। इसके लिए आपको संख्या प्रणाली का ज्ञान होगा। क्या करते हैं, अगर भारतीय संख्या पद्धति हम लोग जानते हैं तो पहले क्या करते हैं? 2 का इकाई, दहाई, सैकड़ा, पहले 3 का लगाते हैं, फिर 2-2 का लगाते जाते हैं। पहले कितना का? 3 का, फिर 2-2 का। बड़ी संख्याएं, अब ये बड़ी संख्या होगी। अब इसे पढ़ेंगे कैसे? यहां पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख के स्थान पे कितना है? 3 है। इसका मतलब 3 लाख। कितना आ गया? 3 लाख। और इसके बाद 87,000 और 654। तो इससे पहले आपको किस चीज की जानकारी होनी चाहिए? ये तो आपको समझ में आ गया। अगला टॉपिक में हमें कहा गया कॉमा लगाना, तो पहले आप कॉमा लगाना सीखो, तब आप अच्छे से पढ़ सकते हो संख्याओं को। यह है आपका टॉपिक, बड़ी संख्याएं पढ़ने के लिए अल्प विरामों का प्रयोग। जैसे कि हम एक इतना सा संख्या लेते हैं 3, 7, 5, 2, 9, 1, 6, 4, इतनी बड़ी संख्या ले लिए। अब इसके लिए क्या करना है? पहले अल्प विराम का यूज करना है, जिसे हम लोग कॉमा कहते हैं। हमने क्या बताया कि भारतीय प्रणाली जब हम लोग लिखेंगे तो दाहिने से शुरू करेंगे, और दाहिने से पहले 3 अंक के बाद और इसके बाद 2-2 अंक के बाद कॉमा लगाते जाते हैं। ये तो कॉमा लिखने का तरीका हो गया। अब जैसे कोई और संख्या ले लिए 3, 8, 7, 4, 2, 9, 6। अब हम बोलेंगे कॉमा लगाना है। क्या बताए हैं हम आपको? दाहिने तरफ से स्टार्ट करेंगे, पहला कॉमा 3 अंक के बाद, तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 3 अंक के बाद पहला कॉमा, दूसरा कॉमा, फिर 2 अंक के बाद, 1, 2, फिर 2 अंक के बाद। अगर इससे पीछे भी नंबर होता 4, 7, 3, 8, 5, 9, 2, 8, और भी कुछ हो सकता था। अब फिर क्या करना है? फिर 2 अंकों के बाद कॉमा, फिर 2 अंकों के बाद कॉमा, फिर 2 अंकों के बाद कॉमा, फिर 2 अंकों के बाद कॉमा। ये आपको इतनी बड़ी संख्याओं को लिखने का तरीका हो गया और अल्प विराम का प्रयोग हो गया। इसको हम लोग सीख चुके हैं। याद क्या रखना है? दाहिने तरफ से स्टार्ट करना है, पहले 3 अंक के बाद कॉमा और इसके बाद 2-2 अंक के बाद कॉमा लगाते जाएंगे। ये क्या गया? इंडियन सिस्टम हो गया। ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम में हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब एक बात और भी होती है, बोलोगे कि सर क्या भारतीय संख्या प्रणाली है, क्या अंतरराष्ट्रीय प्रणाली भी होती है? भारतीय कहने का मतलब क्या? भारत तक, और अंतरराष्ट्रीय कहने का मतलब क्या? कि जो पूरी दुनिया फॉलो कर रहा हो, अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली कहलाएगी। अब बोलोगे कि सर उसमें कुछ अलग होता है क्या? हाँ, उसमें थोड़ा अलग होता है। अब जरा एक बार समझो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में क्या करते हैं। जब हम बात अंतरराष्ट्रीय की करते हैं उसमें क्या होता है? तो उसमें जैसे अगर यही संख्या लिखा होता 3, 7, 5, 2, 9, 1, 6 और 4, बोलोगे सर उसमें क्या अलग होता है? उसमें यह अलग होता है, जैसे दाहिने तरफ से स्टार्ट किए, 3 के बाद कॉमा आया, फिर 3 के बाद कॉमा आएगा। ओके, 3-3 के बाद कॉमा आता चला जाएगा। बातें समझ में आ रही है? अब इसमें क्या किए? तो भारतीय और अंतरराष्ट्रीय में क्या फर्क पड़ा?
तो भारतीय को हमने देखा कि पहले 3 अंकों के बाद अल्प विराम लगाते हैं और फिर बाएं तरफ जाएंगे तो 2-2 अंक के बाद अल्प विराम लगाते हैं। और अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में हमने क्या देखा कि पहले 3 अंक, फिर उसके बाद 3 अंक, फिर उसके बाद 3 अंक, 3-3 अंक के बाद हम लोग कॉमा लगाते जाते हैं। वो हो गई अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब इंडियन तो समझ में आ गया। अब इस पे आधारित जो जितना हम लोग अभी पढ़े हैं उस पे आधारित कुछ टॉपिक दिए गए, इसको आप एक बार रिकैप कर लो, मतलब दोबारा दोहरा लो। कहा गया कि पहला पॉइंट में हमको दिया गया कि एक न्यूनतम प्राकृतिक संख्या है, मतलब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है। पॉइंट नंबर 2, वृहत्तम प्राकृतिक संख्या संभव नहीं है। वृहत्तम का मतलब बड़ी प्राकृतिक संख्या कुछ नहीं हो सकता। अब कोई बोलेगा 1 करोड़ तो कोई बोल देगा 5 करोड़, कोई बोल देगा 15 करोड़, कोई बोलेगा 28 करोड़, कोई बोलेगा 1 अरब। इसका मतलब बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखना संभव नहीं है। अब चलते हैं 3 में, संकेत की बात करेंगे। हम आपको बता चुके हैं कि इस संकेत को हम लोग क्या कहते हैं, बड़ा है। इस संकेत को क्या कहते हैं, छोटा है। इस संकेत को क्या कहते हैं, बराबर है। और इस संकेत को कहते हैं बराबर नहीं है। अर्थात बराबर लिख करके अगर इसे हम काट देंगे तो ये क्या कहलाएगा कि बराबर नहीं है। ओके, अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका 0 पहली पूर्ण संख्या है। मतलब पहली पूर्ण संख्या क्या है, 0। 0 की पूर्ववर्ती कोई पूर्ण संख्या नहीं होती। 0 की पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब पहले वाला। अब बताओ 0 से पहले अगर हम लोग जाएंगे तो कोई संख्या नहीं होती। वैसे संख्या होती है लेकिन अभी आपको इसकी जानकारी नहीं मिलेगी। इससे 0 से भी पीछे जाते हैं तो माइनस वाली संख्या होती है। ओके, लेकिन अभी बस आपको 0 समझना है। तो 0 की पूर्ववर्ती कोई भी पूर्ण संख्या नहीं होती। अब 0 के पूर्ववर्ती क्यों नहीं कोई पूर्ण संख्या होती, क्योंकि हमें पता है कि पूर्ण संख्या 0 से ही स्टार्ट होती है। अब 0 से ही स्टार्ट होगी तो उससे पीछे कहां जाएंगे हम लोग, इसीलिए 0 की पूर्ववर्ती कोई पूर्ण संख्या नहीं होती। लेकिन अगर यहां से हम पूर्ण शब्द को हटा दें, अगर हम पूर्ण शब्द को यहां से हटा दें तो 0 से अब कहा गया, तो अब 0 से पूर्ववर्ती कोई संख्या होगी, क्या होगी, माइनस में अगर कोई संख्या होगी तो वो होगी, लेकिन वो संख्या पूर्ण संख्या नहीं कहलाएगी, उसे हम लोग पूर्णांक कहेंगे। ओके, अब आगे चलते हैं। अब उस सब के बारे में यहां पे आपको नहीं बताया गया है, हम भी आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। कहा गया कि प्रत्येक पूर्ण संख्या की परवर्ती एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब कहा गया परवर्ती का मतलब हम आपको क्या बताएं, आगे वाला। तो पूर्ण संख्या का परवर्ती कहने का मतलब क्या, कि पूर्ण संख्या में 1 जोड़ना है। और पूर्ण संख्या में 1 जोड़ेंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, पूर्ण संख्या ही मिलेगा। ओके, अब आगे चलते हैं। जैसे यहां पे देखो, 9 में 1 जोड़ने पे 10 मिला, 99 में 1 जोड़ने पे 100 मिला, 999 में 1 जोड़ने पे 1000 मिला, और 9999 में 1 जोड़ने पे 10,000 मिला। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या के परवर्ती पूर्ण संख्या अलग है। ऑब्वियस है कि कोई भी पूर्ण संख्या होगा उससे आगे वाला संख्या बिल्कुल उससे अलग होगा। जैसे 9 कोई संख्या है और उसका परवर्ती ढूंढेंगे 10 होगा, फिर उसका परवर्ती ढूंढेंगे 11 होगा, फिर उसका परवर्ती ढूंढेंगे 12 होगा। ऐसे ही ये सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा। अब चलो अगला टॉपिक है स्थानीय मान। हम आपको बता चुके हैं स्थानीय मान के बारे में। स्थानीय मान का मतलब किसी संख्या के प्रथम स्थान में यदि 5 है तो वह 5 इकाई को प्रकट करता है, बता चुके हैं। यदि उस संख्या के दूसरे स्थान पे 5 है, अगर दूसरे स्थान पे 5 है तो वह 50 को प्रकट करता है, मतलब 5 दहाई को प्रकट करता है। यदि उस संख्या के तीसरे स्थान पे 5 है तो वह 500 को प्रकट करता है, मतलब 5 सैकड़ा को प्रकट करता है। हमने आपको बताया था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये आपको बस याद होना चाहिए। अब पॉइंट नंबर 10 में दी हुई संख्या की परवर्ती संख्या कैसे निकालते हैं, तो संख्या में 1 जोड़ करके, बता चुके हैं। और दी हुई संख्या की पूर्ववर्ती संख्या मतलब संख्या में 1 घटा करके। अब 100 कहने का मतलब कितना हुआ, 10 दहाई। 10 दहाई कहने का मतलब हुआ कि अगर हम लोग 10 को 10 से गुना करते हैं तब क्या मिलता है, 100 मिलता है। 1000 का मतलब हुआ 10 अगर हम लोग 10 को 100 से गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 10 मिलता है, या जिसे 10 कह लो या 100 दहाई कह लो, तब ये क्या बन गया, 1000 बन गया। ऐसे ही 1 लाख, तो ये 100,000 हो गया 1 लाख के बराबर। ये आपको 1 मिलियन 10 लाख के बराबर, 1 करोड़ 100 लाख के बराबर, 1 करोड़ 100 लाख के बराबर। इतना बस आपको ध्यान रखना है। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। साधित प्रश्न। पहला प्रश्न में आपसे पूछा गया कि 4 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालिए। अब 4 अंकों वाली पूर्ण संख्या की संख्या निकालना कहने का मतलब हुआ कि 4 अंकों की कितनी पूर्ण संख्या होगी, यह आपसे पूछा गया। अब इसको यहां से समझते हैं।
इसके लिए क्या करते हैं, पहले हम लोग 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाल लेते हैं। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। अब आपको इतना पता होगा, पिछले कक्षा में आपने पढ़ रखा था कि सबसे छोटी संख्या, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है। एक बार हम आपको याद दिलाना चाहेंगे। 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 और 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 99। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 999। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 4 गुना 9 अर्थात 9999। बातें समझ में आ गई। ये हो गई 1 अंक 2 अंक 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। ये हो गई 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। इतना तो आपको पहले से जानकारी है। हमें पूछा गया कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कितनी होगी, तो 1 2 3 और 4 होगी, अर्थात 4 गुना 9 हो गया। ओके, अब आप निकाल लो 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण संख्या। 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण संख्या। अब ये क्या होगा, इसकी बात करें तो यह हो जाएगा 1000। अब 1000 हमें क्या कहा गया, हमें पूछा गया कि 4 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालना है। इसका मतलब पहले क्या करो, इस दोनों में आप अंतर कर लो। तो बड़ी संख्या, बड़ी संख्या घटे मतलब घटाव का चिन्ह देंगे छोटी संख्या, छोटी संख्या बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा लेना है और इसके बाद उसमें 1 जोड़ देना है। हमें क्या मिल जाएगा, तो 4 अंकों की पूर्ण संख्याओं की संख्या मिल जाएगी। अब देखो बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या है 9 9 9 और 9। 4 अंकों की छोटी संख्या 1000। अब इसमें 1 जोड़ लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 9 9 और 9 में से 1 गया तो 8 और प्लस कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब हमें कितना मिल गया, 9 1 10 का 0 कैरी 1, 9 1 10 का 0 कैरी 1, 9 1 10 का 0 कैरी 1 और 9 आ गया। अभिष्ट संख्या कितना हो गया, इसीलिए अभिष्ट संख्या, और ये बराबर किसके आ गया, ये बराबर आ गया 9000 के। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि अंकों के पुनरावृत्त किए बिना 1 5 7 से बनने वाली 3 अंकों की संख्याएं लिखिए। मतलब कहा गया कि अंकों को बिना दोहराए, पुनरावृत्त करने का मतलब होता है दोहराना, अंकों को बिना दोहराए 1 5 7 से बनने वाली 3 अंकों की संख्या निकालिए। अब देखो पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 को इकाई स्थान पे रखते हैं, 1 को इकाई स्थान पे रखेंगे। अब यहां से देखो, अगर 1 को इकाई स्थान पे रखेंगे तो संख्या क्या बनेगा, तो 1 इकाई स्थान पे है। अब 1 इकाई स्थान पे है तो यहां पे 5 7 आ जाएगा, एक तरफ 7 5 आ जाएगा, और अब 5 7 इस तरफ लिए तो इस तरफ आप 5 7 ले लो, 5 7 1 आ जाएगा। ओके, अब आप क्या करो, 5 को इकाई स्थान पे रखो, तो यहां पे और अब हम लोग क्या करते हैं, 5 को इकाई स्थान पे रखते हैं, यहां पे भी इकाई स्थान पे 5 आ गया और यहां पे भी इकाई स्थान पे 5 आ गया। अब संख्या क्या बचा, 1 7 बचा, तो यहां पे आप 1 7 रख लो और यहां पे आप 7 1 रख लो, ये एक संख्या बन गया। अब आप क्या करो, तीसरी बार आपको क्या करना है, एक बार आपने 1 को इकाई स्थान पे रखा, एक बार आपने 5 को इकाई स्थान पे रखा, एक बार आप 7 को इकाई स्थान पे रख लो। 7 यहां पे इकाई स्थान पे, 7 यहां भी इकाई स्थान पे। अब क्या बन जाएगा, अब संख्या कितना बचा, 1 5 बचा, तो इस तरफ आप 1 5 लिखोगे,
इस तरफ आप 5 1 लिखोगे। अब बताओ इसके अलावा तो कोई संख्या नहीं हो सकती, तो इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं, अब इस संख्या क्या हो जाएगा, 3 अंकों की संख्या, तो 1 5 7 से बनने वाली 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, और ये बराबर किसके आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 751, 571, 715, 175, 517 और इसके बाद 157। टोटल कितनी संख्या मिल गई, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसी 6 संख्या हो गई। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि वह सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या क्या होगी जो 4 7 1 9 अंकों से बनाई जा सकती है। हमसे छोटी संख्या पूछी गई। जब भी हमसे छोटी संख्या पूछा जाए इसका मतलब क्या करेंगे, तो जब भी हम आपको यहां पे समझाते हैं, जब भी हमसे छोटी संख्या पूछा जाए तो हम लोग संख्या को आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम कहने का मतलब बढ़ते क्रम में। अब बताओ कि सबसे बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो पहले सबसे छोटा लेंगे। सबसे छोटा क्या है, 1 है, इसके बाद क्या है, 4 है, इसके बाद क्या है, 7 है, और इसके बाद क्या है, 9 है। तो संख्या को हमने आरोही क्रम में लिख लिया। अब आरोही क्रम में लिखने के बाद यही संख्या हो जाएगी। तो अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी, अभिष्ट संख्या कितनी हो जाएगी, अभिष्ट संख्या हो जाएगी 1 4 7 9। ओके, ये हो गई सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या जो कि 4 7 1 9 से मिलकर के बना हुआ है। अब यहीं से सवाल ये रहता कि वह सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाती जो कि 4 7 1 9 से मिलकर के बना हुआ है, तब क्या करते। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हमने लिखा है आरोही क्रम में, तो अब संख्या को लिख लेते अवरोही क्रम में। इसका मतलब पहले 9 लिखते, फिर 7 लिखते, फिर 4 लिखते और फिर 1 लिखते, और संख्या क्या बन जाती। अगर हमें बड़ी संख्या पूछी गई होती तो बड़ी संख्या क्या बन जाती, तो 9 7 4 1 बन जाती। अब बड़ी संख्या और छोटी संख्या लिखना आप सीख चुके हो। अब ये तो था हमें छोटी संख्या पूछा गया, ये हम आपको एक्स्ट्रा में बता दिए थे। अब ये समझ में आ गई बात। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि अंकों 7002 से कौन सी सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या बनाई जा सकती है। सबसे बड़ी पूछी गई। अब सबसे बड़ी पूछी गई तो पहले हम लोग अंकों को क्या करेंगे, अवरोही क्रम में सजा लेंगे। अवरोही क्रम का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे। अब अवरोही क्रम में सजाएंगे तो पहले तो 7 आ जाएगा, पहले क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, इसके बाद 2 आ जाएगा, इसके बाद 0 आएगा और इसके बाद 0 आएगा। ये संख्या आ गई। अब हमें ये संख्या, इसको हमने क्या किया, इसको हम लोग पहले अवरोही क्रम में सजा लिया। कौन सा क्रम है ये, अवरोही क्रम। ये संख्याओं का अवरोही क्रम है। हमने क्या पूछा गया, हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं अभिष्ट संख्या बराबर अभिष्ट संख्या, और ये किसके बराबर आ गया, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या पूछा गया, 4 अंकों वाली बड़ी संख्या बनानी थी तो बन गई 4 अंकों की बड़ी संख्या। अब चौथा नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि अंकों 5 3 7 से बनने वाली बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी 3 अंकों वाली संख्या बनाइए। पहले क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या। अब इसको आप सॉल्व कर लो। तो बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी 3 अंकों की संख्या। अब बड़ी से बड़ी अगर 3 अंकों की संख्या निकालना है, हमने आपको क्या बताया, जब बड़ी से बड़ी संख्या लिखना हो तो संख्या को अवरोही क्रम में लिख लेंगे। अवरोही क्रम क्या होगा, तब 5 3 7 में सबसे बड़ा कौन, 7, इसके बाद कौन, 5, इसके बाद कौन, 3। इसका मतलब 7 5 3 क्रम में आ गया। अब इसका मतलब वो संख्या क्या होगी, 753 हो जाएगी। ओके, अब कहा गया कि छोटी से छोटी 3 अंकों की संख्या। छोटी
से छोटी 3 अंकों की संख्या, या डायरेक्ट छोटी से छोटी संख्या लिख लो। हमने क्या बताया, जब छोटी से छोटी संख्या लिखना हो तो पहले अंकों को आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम में सजाएंगे तो पहले सबसे छोटी संख्या क्या 3, इससे बाद 5, इसके बाद 7, तो क्या बना, अंकों को सजाए आरोही क्रम में तो 3 5 7 मिला अंकों का क्रम। अब यही संख्या बन जाएगी। अब कॉमा को हटा लो, इसका मतलब 357 संख्या दिख रही है। ये 357 क्या हो गई, छोटी से छोटी संख्या। ओके, बातें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो 3 अंकों की पूछी गई थी तो बड़ी से बड़ी संख्या मिल गया और छोटी से छोटी संख्या मिल गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो एक ही अंक से बनती हो। अब पहले इस बात को समझो। कहा गया कि हमें पूछा गया कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी है, लेकिन एक ही अंक से बनना चाहिए। अब वो अंक 0 ले लो। अब हमें यह बताओ कि 0 अगर हम लोग अंक को लेते हैं, क्या 0 से कोई संख्या बन सकता है? जैसे अगर मान लो 0 को हम लोग चूज करते हैं, 0 0 और 0। अब बताओ कि क्या 0 0 0 कोई संख्या है क्या? बोलोगे सर बिल्कुल नहीं, ये कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब 0 को हम लोग नहीं ले सकते। अब 0 को तो नहीं ले सकते। अब हम क्या करते हैं कि 1 को लेते हैं। अब 1 को तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अब 1 को ले सकते हैं और 3 अंकों की संख्या बनाना है और 1 का ही सिर्फ हमें उसमें प्रयोग करना है। इसका मतलब वो संख्या क्या हो जाएगी, तो वो संख्या 1 1 1 हो जाएगी। 1 1 और 1, तो 3 अंकों की सेम अगर अंक रखते हुए हमने संख्या बनाया तो वो बन गया 111। ओके, अब आगे चलते हैं। यही पूछा गया था कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो एक ही अंक से बनी हो। ये 111 हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब देख लेते हैं आगे क्वेश्चन दिया गया है क्या। हां, आगे दिया गया क्वेश्चन में कि 4 भिन्न अंकों को लेकर 5 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लिखिए। अब हमें क्या करना है, अंक भिन्न रखना है। अंक मतलब अलग अलग होना चाहिए, और अंक अलग अलग लेते हुए हमें क्या करना है कि 5 अंकों की सबसे छोटी। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है। 4 भिन्न अंकों को लेकर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 भिन्न अंक लेंगे। छोटी संख्या लिखने के लिए आप छोटी अंक का यूज करो। छोटी अंक का अगर हम यूज करेंगे क्या सब कर सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं और 3 ले सकते हैं। यही सबसे छोटा अंक होता है। ओके, अब क्या करना है, हमें कहा गया कि 4 भिन्न अंकों को लेकर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालना है, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी। यहां पे अगर हम लोग संख्या निकालें तो लिख सकते हैं, पहले किसको रखो, 1 को, इसके बाद किसको रखो, 0 को, फिर किसको रखो, 0 को, अब किसको रखो, 2 को, और अब किसको रखो, 3 को। इसका मतलब कितना आ गया, 10,023। ये सबसे छोटी संख्या हो गई, ये छोटी संख्या हो गई। अब क्या कहा गया कि सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे बड़ी संख्या के लिए आप अंक बदल लो। सबसे बड़ा अंक कौन, तो 9। अब 4 ही अंक लेना है, तो आप 8 ले लो, इसके बाद आप 7 ले लो, और इसके बाद आप 6 ले लो। हमने क्या किया, 4 बड़ा बड़ा अंक चुन लिया। अब हमें क्या करना है, बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे, तो सबसे बड़ा अंक पहले रखेंगे। 9 सबसे बड़ा है। अब अंक 4 ही है और संख्या कहा गया कि 5 अंकों की लिखनी है। इसका मतलब यह बात निश्चित है कि कोई एक अंक को 2 बार लिखना चाहेंगे। अब एक अंक को 2 बार लिखना चाहेंगे और हमें बनाना है सबसे बड़ी संख्या। अब बताओ किसको आप 2 बार लिखना चाहोगे, बड़ी संख्या को 2 बार लिखना चाहोगे। इसका मतलब इसको हमने 2 बार लिख लिया, तो 9 और 9। इसके बाद क्या है, 8 है, इसके बाद क्या है, 7 है, और इसके बाद क्या है, 6 है। इसका मतलब संख्या कितना मिल गया, तो 9 9 8 7 6, और एक संख्या कितना आ गया, 1 0 0 2 3। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए जिसमें चारों अंक अलग अलग हों और दहाई के स्थान पर 5 हो। अब एक कंडीशन समझो, हमें क्या करना है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाना है। अंक कितने होने चाहिए, 4, जिसमें हमें इतना पता है कि एक अंक 5 है। अब एक अंक क्या है, 5 है, यह बात बिल्कुल फिक्स है। अब बड़ी संख्याओं के लिए आप सोचो, अब यह बात तो कंडीशन है क्वेश्चन का कि 5 रहेगा ही रहेगा, इसको तो ऊपर से ऑर्डर मिल गया है। अब हमें
के बारे में सोचना है, क्योंकि 4 अंकों की संख्या बनानी है। 4 अंकों की संख्या में हमें 1 5 तो मिल गया, ये गवर्नमेंट की तरफ से ही मिल गया। अब हमें क्या करना था, 3 और अंक सोचना था। 3 अंक क्या सोच सकते हैं बड़े के लिए? अब बोलोगे कि सर जी 9 सोच लीजिए, 8 सोच लीजिए और 7 सोच लीजिए। अब इस सबको देखने पे कितना मिल गया? 4 अंकों की संख्या मिल गई। अब 4 अंकों की संख्या मिल गई, तो अब यहां पे आप इसको सॉल्व कर लो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अब जिसमें क्या कहा गया कि इकाई स्थान पे 5 आना चाहिए। अब कहां पे? इकाई स्थान पे 5। यहां पे भी इकाई स्थान पे पहले 5 रखो। पहला स्थान क्या कहलाता है? इकाई स्थान कहलाता है। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या अगर हम लोग लिखेंगे तो इसके बाद क्या करेंगे? तो 5 के बाद 7 ले लो, 8 ले लो और 9 ले लो। इसका मतलब ये क्या आ गया? सबसे बड़ी संख्या आ गया 4 अंकों की। अब कहा गया कि सबसे छोटी संख्या लिखो, लेकिन कंडीशन क्या है? इकाई स्थान पे 5 होना चाहिए। चलो भैया हमने इकाई स्थान पे 5 रख लिया। और हमें क्या करना है? छोटी संख्या ढूंढना है। अब बताओ, ये तो बिल्कुल फिक्स है कि 1 अंक 5 आएगा, लेकिन 3 अंक और क्या सब ले सकते हैं? अब बोलोगे कि सर 1 अंक 0 ले लीजिए, क्योंकि ये सबसे छोटा है। इसके बाद 1 अंक 1 ले लीजिए और 1 अंक 2 ले लीजिए। इसका मतलब 4 अलग अलग अंक भी हो गए। अब इससे संख्या क्या बनेगा? तो संख्या क्या बनेगा? तो इसको अगर आपने 5 रखा इकाई स्थान पे, तो पहले आप 1 को रख लो, इसके बाद 0 को रख लो और इसके बाद 2 को रख लो। अब कोई स्टूडेंट ऐसा भी होगा जिसके मन में आएगा कि सर 0 को पहले क्यों नहीं रखे, वो तो और छोटा हो जाता। लेकिन इस बात का सदैव ध्यान रखना है कि अगर हम लोग किसी संख्या को 0 से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि अगर 0 125 लिखते, तो इसकी मात्र इसको हम लोग 125 कहेंगे। ये 4 अंकों की संख्या नहीं, ये 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। ओके, जैसे कि अगर 0 262 था, इसका मतलब इसका अर्थ कितना होगा? ये 262 होगा। इसीलिए इस बात का सदैव ध्यान रखना कि जब भी कभी संख्या लिखना तो बाएं तरफ स्टार्टिंग अगर करेंगे तो 0 से स्टार्ट नहीं करना है। ओके, बातें समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। तो एक संख्या कितना मिल गया? तो एक संख्या हमको मिल गया 9875 और दूसरी संख्या कितना मिल गया? तो 1025। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए जिसमें पांचों अंक अलग अलग हो। पांचों अंक क्या होना चाहिए? अलग अलग। तो पहले सबसे बड़ी संख्या देखते हैं। पहले आप सबसे बड़ी निकाल लो, इसके बाद सबसे छोटी देखेंगे। सबसे बड़ी संख्या अब 5 अंकों की क्या करना है? सबसे बड़ी संख्या। अब पहले अपने मन में आप सोच लो कि 5 बड़ा भारी भरकम अंक क्या सब होता है। आपके मन में तुरंत आएगा कि सर 9 सबसे बड़ा होता है, 8 होता है, 7 होता है, 6 होता है और 5 होता है। यह संख्या आपके मन में आएगी। 1 2 3 4 5 और पांचों संख्या अलग अलग है। क्वेश्चन का कंडीशन यह था कि 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना है जिसमें पांचों अंक अलग अलग हो। चलो, पांचों अंक अलग अलग हो गया। अब कहा गया कि सैकड़ा के स्थान पे 6 हो। अब एक कंडीशन भी जोड़ दिया कि सैकड़ा के स्थान पे 6 होना चाहिए। चलो भैया, सैकड़ा के स्थान पे 6 है, संख्या में भी हमें 6 मिल गया। अब संख्या में भी हमें 6 मिल गया, तो सैकड़ा के स्थान पे 6, आपको पता है इसको क्या कहते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, शॉर्ट में हम लिखा है इकाई दहाई। क्वेश्चन में कंडीशन क्या था कि सैकड़ा के स्थान पे 6 होना चाहिए, तो सैकड़ा के स्थान पे हमने 6 लिखा। बड़ी संख्या लिखनी है तो पहले आप 9 को लो, इसके बाद आप 8 को लो। 6 तो आप सैकड़ा के स्थान पे ले लिए, इसके बाद आप 7 को लो और इसके बाद आप 5 को लो। तो संख्या कितना बन गया? 9 8 6 7 5। ओके, अब सबसे छोटी संख्या बनानी थी। सबसे छोटी संख्या, अब सबसे छोटी संख्या की अगर बात की जाए, क्या करना है आपको? पहले आप क्या कर लो? 0 को ले लो, 1 को ले लो, 2 को ले लो, 3 को ले लो। लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या है? 5 अंक होना चाहिए और 5 अंक अलग अलग होना चाहिए। अब कंडीशन में यह है कि सैकड़ा के स्थान पे 6 आएगा, तो जब हम अंकों में 6 को रखेंगे तभी तो 6 को ले सकते हैं। सैकड़ा के स्थान पे ले लिए हमने 6, 0 1 2 3 6 आ गया। अब सबसे छोटी संख्या लिखना है, लेकिन कंडीशन समझो। कंडीशन ये है कि सैकड़ा के स्थान पे 6 आना चाहिए। तो चलो, सैकड़ा के सामने हमने 6 को रख लिया।
छोटी संख्या लिखनी है, पहले 1 को रखो, फिर 0 को रखो, चलो 1 भी मिल गया, 0 भी मिल गया, 2 3 को आप रख लो, यहां पे आ जाएगा 2 और यहां पे आ जाएगा कितना 3, ये आपका संख्या मिल जाएगा कितना, तो 10,623। ओके।